कोठरी में एक चौकी पड़ी थी जिसके सामने एक मोमबत्ती जल रही थी और थाली में लोबान सुलग रहा था। पुजारन ने कहा, साड़ी उतारकर चौकी पर बैठ जाओ और आंखें बंद करके राम नाम का दिल में जाप करो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आधे घंटे बाद तुम्हारे पति की आत्मा तुम्हारे सामने आ जाएगी और वो खुद तुम्हें बताएगी कि तुम इसकी आत्मा को नरक की आग से निजात दिलाने के लिए क्या कर सकती हो। मैंने वैसे ही किया जैसे पुजारन ने कहा था। मैंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। हिंदुओं में औरत बेवा हो जाए तो वो रंगदार लिबास नहीं पहन सकती, ना श्रृंगार कर सकती है। मैंने सफ़ेद साड़ी उतार दी और चौकी पर बैठकर आंखें बंद कर ली और राम नाम का जाप करने लगी। मैंने इस पुजारन के वहाँ से उठकर जाने और दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनी। वो चली गई। मैं अकेली बगैर साड़ी के चौकी पर बैठी आंखें बंद किए मुँह ही मुँह में राम नाम का जाप कर रही थी। जब काफ़ी देर गुजर गई तो अचानक मुझे एक मर्द की आवाज़ आई, सावित्री, मैं तुम्हारे पति ब्रजदास की आत्मा हूँ। अपनी आंखें मत खोलना, आंखें खोलोगी तो मैं गायब हो जाऊँगा। तेरे बगैर नरक में मेरी आत्मा जल रही है। इस औरत यानी सावित्री ने अपनी दास्तान जारी रखते हुए कहा। इस मर्द की आवाज़ मेरे पति ब्रजदास की आवाज़ नहीं थी। मैंने आंखें बंद किए हुए कहा, पति देव, तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल गई है? इसने कहा, नरक की आग ने मेरी आवाज़ बदल दी है। मैं तुम्हारे पति की आत्मा ही हूँ और एक गैर मर्द का जिस्म धार कर तुम्हारे पास आया हूँ। इसके बाद मुझे अपने जिस्म पर किसी मर्द का हाथ महसूस हुआ। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। मेरे सामने मेरे पति देव की आत्मा की बजाय एक हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूंछों वाला पुजारी मुझ पर झुका हुआ था। मैं चीख मारकर पीछे हटी तो इसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, सावित्री, मैं तुम्हारा पति देव हूँ। मेरे साथ लग जाओ ताकि मुझे नरक की आग से मुक्ति मिल जाए। मैं समझ गई थी कि पुजारन ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने शोर मचा दिया। इस हट्टे कट्टे पुजारी ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं नीम बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद मेरे साथ इसने जो वहशियाना सलूक किया, इसको मैं बयान नहीं कर सकती। वो औरत सावित्री अपनी दर्दनाक कहानी सुना भी रही थी और कमांडो शेर खान के साथ जंगल की एक छोटी सी पगडंडी पर चल भी रही थी। शेर खान ने पूछा, फिर तुम यहाँ राम तुलाई वाले मंदिर में कैसे पहुँच गई? वो औरत बोली, फिर ऐसा हुआ कि कोठरी में दो और पुजारी आ गए। इन दोनों ने भी मेरे साथ वहशियाना सलूक किया। इसके बाद उन्होंने एक टीका मेरे बाजू पर लगा दिया। टीका लगने के बाद मेरे जिस्म का सारा दर्द, सारी तकलीफ गायब हो गई और मैं सो गई। न जाने कब तक मैं सोई रही। जब मुझे होश आया तो मैं एक कोठरी में बंद थी। ये कोठरी किसी जंगल में थी। बाहर से बारिश की आवाज़ रही थी। दरवाज़ा खोलकर तीनों पुजारी अंदर आ गए। उन्होंने मुझे एक और टीका लगा दिया। तब मुझे पता चला कि वो लोग मुझे अगवा करके किसी नामालूम मुकाम पर ले आए हैं। वहाँ उन्होंने मुझे 2-3 महीने रखा। वो मुझे खाने को तरह तरह की मिठाइयाँ देते। दिन में 2 बार मुझे टीका लगाया जाता। ये नशे वाला टीका था। इसके असर से मुझ पर हर वक्त एक नशे की हालत तारी रहती थी। मैंने मुज़ाहमत करनी छोड़ दी थी। जब तक मुझ पर नशे का असर रहता मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी। जब नशा उतर जाता तो मुझे अपने माता पिता याद आ जाती और मैं रोने लगती, शोर मचाती। मुझे एक बार फिर टीका लगा दिया जाता। फिर ऐसा हुआ कि मैं हर वक्त नशे की हालत में रहने लगी। शेर खान ने पूछा, फिर वो तुम्हें इस राम तुलाई वाले मंदिर में किस लिए ले आए थे और तुम्हें बांध कर क्यों चले गए थे? सावित्री कहने लगी, वो गुरमिया देवी की एक ख़ास रस्म पूरी करने के लिए मुझे यहाँ लाए थे। गुरमिया देवी के मानने वालों के मुताबिक अगर कोई पुजारी किसी बेवा औरत के साथ बुरा फेल करता है तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इस बेवा औरत को 3 माह अपने पास रखने के बाद किसी जंगल में वाक़ राम तुलाई वाले मंदिर में भजन कीर्तन के साथ इसे नशा पिलाकर ले जाएं और वहाँ 3 पुजारी इसके साथ वहशियाना सलूक करें। इसके बाद सारी रात बेवा औरत को मंदिर में बांध कर रखा जाए। जब दूसरे रोज़ पुजारी इस औरत को वहाँ से ले जाएगा तो वो गुरमिया देवी के संपर यानी फ़िरके के मुताबिक इसकी दासी मानी जाएगी और हिंदू समाज इस पुजारी और बेवा औरत के एक साथ रहने पर कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। ये लोग मुझे यही रस्म पूरी करने के लिए राम तुलाई के मंदिर में लाए थे। बस ये है मेरी दुख भरी कहानी। कमांडो शेर खान ने कहा, तुम हिंदू औरत हो, तुम्हारे माता पिता सब हिंदू हैं, क्या वो तुम्हें गुरमिया देवी के धर्म के मुताबिक वापस पुजारी के पास नहीं छोड़ाएंगे? सावित्री ने कहा, नहीं, हम गुरमिया के फ़िरके के मानने वाले नहीं हैं, हम आर्या समाजी हैं। आर्या समाजी किसी संप्रदाय किसी गुरमिया देवी को नहीं मानते। अगर पुजारी मेरे माता पिता के घर मुझे वापस लेने आया तो वो पुलिस को बुलाकर पुजारी को पुलिस के हवाले कर देंगे और मैं अदालत में पुजारी के खिलाफ बयान दूंगी। फिर ठीक है, शेर खान ने आहिस्ता से कहा। जंगल का एक हिस्सा ख़त्म हो गया था और अब वो जंगल के दूसरे हिस्से में से गुजर रहे थे जहाँ जगह जगह जंगली केले और नारियल के दरख्त के झुंड नजर आ रहे थे। ये भी अच्छा हुआ था कि बारिश रुकी हुई थी। बादल आसमान पर अगरचे और गहरे हो गए थे। वो राम तुलाई वाले मंदिर से काफ़ी दूर निकल आए थे। शेर खान ने अंदाज़ा लगाया कि वो अंधे कुएं से भी इतनी दूर निकल आया है कि अब इंटेलिजेंस चीफ के सिपाही इस तक नहीं पहुंच सकते। सावित्री थक गई थी। इसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। कहने लगी, मुझे प्यास लग रही है। कमांडो शेर खान ने आसपास देखकर कहा, यहाँ पानी कहीं नज़र नहीं आता। सावित्री ने एक जानिब इशारा किया और बोली, वहाँ नारियल के दरख्त हैं।
नारियल ज़मीन पर पड़े हुए मिल जाएंगे। नारियल के दरख्तों के नीचे जो नारियल गिरे हुए थे वो गल सड़ गए थे। काफ़ी तलाश करने के बाद इन्हें 2 ताज़ा गिरे हुए नारियल मिल गए। इनको तोड़कर उन्होंने इसका पानी पिया, गिरी खाकर थोड़ी बहुत भूख मिटाई और कुछ देर वहाँ बैठकर आराम किया। शेर खान ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। इसने सावित्री से कहा, यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं। तुम्हारी गुरमिया के पुजारी तुम्हारी तलाश में कहीं यहाँ न पहुँच जाए। सावित्री खौफजदा सी होकर उठ खड़ी हुई। तुम ठीक कहते हो, हमें चलते रहना चाहिए। वो नारियल के झुंडों में से बाहर निकल आए। शेर खान ने पूछा, अभी तक दरिया नहीं आया? सावित्री ने कहा, दरिया भी बहुत दूर है। मैंने तुम्हें कहा था कि हो सकता है हमें रास्ते में ही रात हो जाए। सावित्री का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। जंगल में चलते चलते इन्हें दोपहर हो गई थी और जंगल का सिलसिला ख़त्म होने में नहीं आता था। एक जगह जंगली केलों के दरख्त उगे हुए थे। उन्होंने केले तोड़कर खाए और सफ़र जारी रखा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते दिन ढलना शुरू हो गया। शेर खान ने कहा, मैंने इन जंगलों के बारे में सुन रखा है कि यहाँ शेर, चीते और रीछ बहुत होते हैं, लेकिन हमें कोई दरिंदा नहीं मिला। सावित्री ने कहा, जंगल के जिस हिस्से में से हम गुजर रहे हैं यहाँ पानी के तालाब और नदी वगैरह नहीं है। इस वजह से जंगली जानवर, ख़ासतौर पर शेर और चीते, इधर का रुख नहीं करते। दरिया के पास जाकर इनका ख़तरा पैदा हो जाएगा, मगर दरिया भी बहुत दूर है। इस दरिया में कश्ती में सवार होकर इन्हें कुठियाली पहुंचना था, जहां सावित्री के मामा का घर था। बादलों के पीछे सूरज अभी पूरी तरह से गुरूब नहीं हुआ था, मगर बादलों की वजह से शाम का अंधेरा वक्त से पहले ही फैलने लगा। रात सर पर आ रही थी। कमांडो शेर खान सोच रहा था कि कोई ऐसी जगह अंधेरा होने से पहले तलाश कर लेनी चाहिए जहां रात गुजारी जा सके, और वो जगह जंगली दरिंदों, रीछ और जंगली भेड़ियों वगैरह से महफूज भी हो। जंगल का मैदान ख़त्म हो गया था। अब एक बार फिर बांस के गुंजान झुंड शुरू हो गए थे। एक जगह नारियल के दरख्त और जंगली बेरों के दरख्त भी थे। उन्होंने जंगली बेरों से पेट की आग बुझाई, नारियल का पानी पिया और रात बसर करने का ठिकाना तलाश करने लगे। अंधेरा होने लगा था, फिर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। सावित्री ने कहा, बारिश आने वाली है। शेर खान ने कहा, आगे शायद किसी टीले में कोई खूह वगैरह मिल जाए। बांसों के दरख्तों ने हर तरफ घेरा डाल रखा था। आखिर वो इन दरख्तों से निकलने में कामयाब हो गए। सामने एक टीला था जिसके एक जानिब एक छप्पर सा पड़ा हुआ था। करीब जाकर मालूम हुआ कि ये एक झोंपड़ा है और खाली पड़ा है। शेर खान ने कहा, यहाँ हम रात गुजार सकते हैं। झोंपड़े का छप्पर नारियल की शाखों को जोड़कर बनाया गया था। दोनों झोंपड़े में एक तरफ होकर बैठ गए। शेर खान ने झोंपड़े की छत पर निगाह डाली और बोला, अगर बारिश तेज हो गई तो ये छप्पर बारिश का पानी नहीं रोक सकेगा, और कोई जगह भी तो नहीं है। सावित्री ने कहा। शेर खान ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं टीले की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, हो सकता है वहाँ कोई जगह मिल जाए। शेर खान झोंपड़े से निकलकर टीले की दूसरी तरफ गया। टीले की दूसरी तरफ भी कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियाँ और सरकंडे थे। अंधेरे में इसने देखा कि सामने एक और टीला है। वो इसकी तरफ बढ़ा। इस टीले में एक कुदरती गार मिल गया जिसके दहाने को सरकंडों ने छुपा रखा था। शेर खान सावित्री को वहाँ ले आया। सरकंडों को एक तरफ करके वो गार के अंदर चले गए। ये गार एक ड्योडी नुमा था। शेर खान बोला, यहाँ हम बारिश और जंगली दरिंदों से बचे रहेंगे। पहले तो इन्हें गार के गुप अंधेरे में कुछ नजर न आए, फिर जब इनकी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं तो इन्हें एक दूसरे की धुंधली धुंधली शक्लें नजर आना शुरू हो गईं। शेर खान इस औरत सावित्री की सख्त जानी पर हैरान था कि वो एक घरेलू औरत होने के बावजूद दुश्वार गुजार जंगल में इतनी दूर तक पैदल चलती रही थी। वो गार की दीवार के साथ लगकर अंधेरे में बैठे थे। बारिश इतनी मूसलाधार नहीं थी, मगर बूंदाबांदी भी नहीं थी। एक खास अंदाज में हल्की आवाज़ के साथ मुसलसल हो रही थी। सावित्री कहने लगी, तुमने अभी तक अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में कैसे आ गए हो। शेर खान ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। इसे मालूम था कि ये औरत इससे ये सवाल जरूर पूछेगी। जंगल में निकल आने का इसके पास एक बना बनाया जवाब पहले से मौजूद था, और वो अपने किसी दोस्त के साथ शिकार खेलने आया था। फिर दोस्त से बिछड़कर जंगल में रास्ता भूल गया। चुनाचे इसने कहा, मेरा नाम मेहदी खान है, हम लखनऊ से जंगल में शिकार खेलने आए थे। एक दिन शिकार खेलने में गुजर गए। फिर ऐसा हुआ कि हम शिकार के दौरान एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं इन जंगलों से नावाकिफ था, जंगल में भटक गया और थक हार कर इस राम तुलाई के पास बैठ गया जहाँ वो तुम्हें लेकर आए थे। मैंने वो सब कुछ देखा जो वहाँ हुआ। फिर जब वो लोग तुम्हें मंदिर में बांध कर ले गए तो मैंने तुम्हारे कराहने की आवाज़ सुनी और तुम्हारी मदद को पहुँच गया। बस ये है मेरी कहानी। औरत सावित्री ने कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जो मुझे इन दरिंदों से बचा कर ले आए, वरना इन लोगों ने अब मुझे किसी दूसरे मंदिर के अयाश पुरोहित के हाथ फरोख्त कर देना था। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरी मदद को तुम्हें भेज दिया। शेर खान आहिस्ता से बोला, बस मैं तुम्हें कुठियाली तुम्हारे मामा के पास छोड़कर आगे लखनऊ की तरफ निकल जाऊंगा। क्या तुम लखनऊ में रहते हो? सावित्री ने पूछा। शेर खान बोला, हाँ अभी तो लखनऊ ही रहता हूँ। क्या तुम्हारी बीवी और बच्चे भी हैं? सावित्री ने दूसरा सवाल किया। शेर खान ने ज़रा खामोशी के बाद कहा, नहीं मैंने अभी शादी नहीं की।
सावित्री बोली, तुम बड़े नेक दिल इंसान हो, तुम्हारी बीवी बड़ी खुशकिस्मत होगी। कमांडो शेर खान इसके जवाब में खामोश रहा। गार के बाहर रात के अंधेरे में बारिश की हल्की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। सावित्री ने कहा, मुझे नींद आ रही है। शेर खान बोला, तुम सो जाओ, मैं गार के दहाने पर जाकर बैठता हूँ ताकि कोई जानवर वगैरह आए तो इसे भगा दूँ। सावित्री गार में सिमट कर लेट गई। शेर खान गार के दहाने पर जाकर जहाँ ऊंचे ऊंचे सरकंडे थे बैठ गया। इसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था जिससे अगर कोई दरिंदा, रीछ या भेड़िया आए तो इसको भगा सके, लेकिन इसका ख्याल था कि सरकंडों की वजह से कोई जानवर इधर का रुख नहीं करेगा। बारिश मुसलसल हो रही थी। बैठे बैठे शेर खान को ऊँग भी आ जाती। कुछ देर के बाद अपने आप इसकी आँख खुल जाती। रात गुजरती जा रही थी। एक बारी से ऊँग आई और वो सो गया। अचानक इसकी आँख खुल गई। बारिश रुक गई थी। बारिश की आवाज़ भी रुक गई थी। शेर खान को महसूस हुआ था कि नींद में इसने कोई आवाज़ सुनी थी। जंगल में अंधेरा था, खामोशी थी, सिर्फ दरख्तों पर से किसी वक्त बारिश के रुके हुए कतरों की टिप टिप गिरने की आवाज़ आ जाती थी। शेर खान सरकंडों को थोड़ा सा हटाकर अंधेरे में बड़े गौर से देख रहा था। इसकी समझ में नहीं आता था कि इसने जो आवाज़ सुनी थी वो क्या था। ये सोच कर के ख्वाब की हालत में कोई आवाज़ सुनी होगी। वो सरकंडों से पीछे हट गया और सावित्री की तरफ देखा। गार के अंधेरे में वो फर्श पर सोई हुई नजर आ रही थी। शेर खान वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और इसने आंखें बंद कर ली। अभी बहुत रात पड़ी थी। सुबह होने तक इसे इसी तरह कभी ऊँग कर और कभी जाग कर रात गुजारनी थी। इसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी से आंखें खोली और इस आवाज़ पर कान लगा दिए। ये आवाज़ गार के दहाने के आगे जो सरकंडे थे इसके पीछे से आई थी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भारी शायद दरख्त पर से नीचे गिरी हो। शेर खान को यही ख्याल आया कि शायद दरख्त का कोई टहन टूट कर नीचे गिरा है। इस आवाज़ के बाद रात के अंधेरे में जंगल पर सन्नाटा तारी हो गया। सिर्फ किसी वक्त दरख्तों पर बारिश के रुके हुए कतरों के गिरने की टप की आवाज़ आ जाती। इसके बाद फिर वही मुहीब सन्नाटा छा जाता। कमांडो शेर खान अब पूरी तरह बेदार था और जंगल की खामोशी पर कान लगाए हुए था। फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई पानी में चल रहा है। आवाज़ दूर से आ रही थी। शेर खान ने उठकर गार के आगे आए हुए सरकंडों को जरा सा एक तरफ करके देखा। वो कभी पूरी आंखें खोलकर और कभी सुकेड़ कर देखता। सामने टीले की ढलान थी जहाँ अंधेरे में छोटी बड़ी झाड़ियाँ बिल्कुल साकित थी। बाहर कहीं पानी भी नहीं खड़ा था। फिर ये पानी में चलने की आवाज़ कैसी थी? वो बाहर निकल कर भी नहीं देख सकता था क्योंकि इसके पास कोई असलहा हथियार नहीं था। 10-15 सेकंड तक वो सरकंडों को पीछे हटाए साकित खड़ा अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करता रहा, मगर वहाँ इसे कोई शय हरकत करती नजर न आई। वो आहिस्ता आहिस्ता से पीछे हटा और गार की दीवार के पास बैठ गया। इसकी छठी हिस्स ने इसे बता दिया था कि जंगल की अंधेरी फिजा में कोई शय मौजूद है। इसे किसी के कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ बड़ी साफ थी। कोई झाड़ियों में से गुजर कर गार की तरफ आ रहा था। शेर खान एकदम उठा और गार के दहाने के बिल्कुल साल लगकर खड़ा हो गया। इसने सरकंडों को जरा सा हटाकर देखा। इसकी छठी हिस्स ने इसे यूं ही खबरदार नहीं किया था। अंधेरे में इसे काफ़ी बड़ा रीछ नजर आया जो झूमता झूमता गार की तरफ आ रहा था। काले रंग का यह रीछ बहुत बड़ा था। गार के दहाने में रीछ के वास्ते कोई रुकावट नहीं थी। शायद ये गार भी इसी का था और वो अपने गार में आराम करने ही चला रहा था। कमांडो शेर खान अकेला रीछ को हलाक नहीं कर सकता था। रीछ के पंजों के नाखून तेज छुरियों की तरह होते हैं और वो एक सेकंड में दुश्मन की अंतड़ियां बाहर निकाल देता है। शेर खान के पास कोई बंदूक, पिस्तौल तो दरकिनार कोई छोटा सा चाकू तक नहीं था। बगैर चाकू या किसी हथियार के इतने बड़े जंगली रीछ का मुकाबला करना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन गार के अंदर सावित्री सो रही थी। शेर खान के लिए भी जिंदा रहना ज़रूरी था। वो इस किस्म की मौत के आगे हथियार डालने को हरगिज़ तैयार नहीं था। निहत्था होने के बावजूद वो रीछ से मुकाबला करने को तैयार हो गया। इसकी रगे और बाजुओं के पट्टे तन गए। वो सरकंडों को एक तरफ हटाए जंगल के अंधेरे में रीछ को अपनी तरफ आते देख रहा था। अचानक जंगल की फिजा शेर की धाड़ से गूंज उठी। खुदा जाने ये शेर इस वक्त कहाँ से नमूदार हो गया। शेर खान अब भी यही समझता है कि कुदरत इसकी मदद कर रही थी क्योंकि अभी शेर खान की जिंदगी बाकी थी। शेर की धाड़ की आवाज़ सुनते ही रीछ जो गार के दहाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था वहीं रुक गया। इसने पीछे मुड़कर देखा और पिछले पैरों पर खड़ा होकर अपने अगले पंजों को जोर जोर से सीने पर मारते हुए गुर्राने लगे। शेर एक बार फिर दहाड़ा। इसकी गरजदार धाड़ बड़े करीब से आई थी। रीछ पर शेर की हैबत तारी हो गई। इसने अगले दोनों पांव जमीन पर लगाए और बड़ी तेजी से जिस तरफ से आया था इस तरफ दौड़ पड़ा और शेर खान की निगाहों से ओझल हो गया। शेर खान ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसे मालूम था कि रीछ अब कम अज़ कम इस रात की सुबह तक गार का रुख नहीं करेगा। शेर की दूसरी धाड़ सुनकर सावित्री जाग पड़ी थी। वो डरी हुई आवाज़ में जैसे कराहने लगी। शेर खान जल्दी से इसके पास गया और इसे दिलासा देते हुए कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ, शेर आया था चला गया।
फिर इसने सावित्री को सारा वाकया सुनाया। सावित्री सख्त डरी हुई थी। शेर खान को तो जागना ही था, लेकिन बाकी की सारी रात सावित्री भी ना सोई। दिन का उजाला नमूदार हुआ तो शेर खान बोला, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। सावित्री ने डरते डरते कहा, कहीं बाहर शेर न बैठा हो। शेर खान बोला, शेर तो रात को भी इस तरफ नहीं आता था, रीछ आया था, वो शेर की गरज सुनकर भाग गया था। अब इधर ना रीछ आएगा ना शेर। सावित्री फिर भी डर रही थी। वो शेर खान के पीछे चलती गार से बाहर निकल आई। शेर खान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में अब हमें किस तरफ का रुख करना चाहिए कि हम दरिया तक पहुंच सकें? सावित्री ने एक तरफ इशारा किया। इस तरफ एक ऊंचा टीला खड़ा था। इसने कहा, इस टीले की दूसरी तरफ दरिया है, हमें इस दरिया के घाट से कुठियाली जाने वाली कश्ती मिल जाएगी। इस वक्त कुठियाली ही शेर खान की मंजिल थी, क्योंकि कुठियाली में सावित्री के मामा जी का घर है। कुठियाली रेलवे स्टेशन भी था। शेर खान ने कुठियाली में सावित्री को छोड़कर वहां से आगे लखनऊ की बजाय भारत के सूबा बहार या बंगाल की तरफ निकल जाना था, क्योंकि लखनऊ में इसके पकड़े जाने का ज़बरदस्त खतरा था। वहीं से तो वो फरार होकर भागा था और अब तक इसके फरार की लखनऊ के सिविल पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीनन खबर हो चुकी होगी। टीले को अबूर करते हुए इन्हें दिन के 11 बज गए, लेकिन ये देखकर कमांडो शेर खान को हौसला हुआ कि टीले की दूसरी जानिब दरिया बह रहा था, मगर वहाँ ना कोई बस्ती थी और ना कोई घाट ही था। सावित्री ने कहा, फिक्र न करो, हम दरिया के साथ कुछ दूर चलेंगे तो घाट आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दरिया के साथ साथ वो कोई 1.5 फरलांग चले होंगे कि एक घाट आ गया जहाँ बहुत सी कश्तियाँ खड़ी थी। किसी कश्ती में बांस वगैरह लदे हुए थे। एक कश्ती में कुछ मुसाफिर बैठे थे। सावित्री ने शेर खान से कहा, हमारे पास तो कश्ती का किराया भी नहीं है, क्या करें? शेर खान बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर कश्ती के मांझी से बात करता हूँ। कश्ती का मल्ला अधेड़ उम्र का आदमी था। कश्ती के डांड के पास खड़ा किसी लड़के से ऊंची आवाज में बोल रहा था। कमांडो शेर खान इसके पास जाकर कहने लगा, दादा भाई, हम राम प्रसाद बनवारी हैं, कुठियाली के थाने का नया मुहर्रर हूँ। अपनी पत्नी को गाँव लेकर आ रहा था कि रास्ते में रात हो गई, हम सो गए। किसी चोर ने मेरी जेब से बटुआ चुरा लिया। अब हमारे पास कश्ती का किराया नहीं है। भैया तुम हमें दरिया पार करा दो, मैं थाने पहुंचते ही तुम्हें किराया भिजवा दूंगा। कुछ पुलिस थाने और कुछ शेर खान के मौसर अंदाजे गुफ्तगू का मांझी पर बड़ा असर हुआ। इसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज बैठ जाइए, दरिया पार कराए देता हूँ, पैसों की क्या है, आ जाएंगे, ना भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। शेर खान सावित्री को लेकर कश्ती में बैठ गया, जिसमें पहले ही से काफ़ी मुसाफिर बैठे हुए थे। सावित्री ने घूंघट निकाल लिया था, क्योंकि दरिया पार इसके मामा का घर था। कश्ती दरिया में चल पड़ी। दरिया के रुख पर कोई 4-5 मील का फासला तय करने के बाद कश्ती दूसरे किनारे की तरफ मुड़ गई। दिन की रोशनी में दरिया के दूसरे किनारे पर दरख्तों के पीछे कुछ मकानों के खाके नज़र आ रहे थे। यहाँ कुठियाली का कस्बा था। ये काफ़ी बड़ा कस्बा था। यहाँ पुलिस का थाना भी था और डाक खाना भी था। कस्बे की आबादी काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। एक जानिब कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन था, जिसके सिग्नल दूर से दिखाई दे रहे थे। सावित्री शेर खान को लेकर अपने मामा के मकान की तरफ जा रही थी। कहने लगी, तुमने माँ जी को क्या कहा था? शेर खान ने जवाब दिया, कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था कि हमारे पास किराया नहीं है, बड़ी दूर से पैदल आ रहे हैं, दरिया पार करा दो बस। सावित्री खामोश रही। वो कुठियाली कस्बे की बस्ती की एक बाहर वाली आबादी के एक बाजार में से गुजर रहे थे। फिर सावित्री एक तंग सी गली में दाखिल हो गई। यहाँ गली के कोने में इसके मामा का मकान था। सावित्री को अचानक देखकर इसके मामा और मामी और इनकी जवान बेटी हैरान भी हुए और खुश भी बहुत थे। इन्हें सावित्री के अगवा होने की खबर मिल चुकी थी। सावित्री की ममानी ने इसे गले से लगाया। मामा ने पूछा, सावित्री बेटी, ये तुम्हारे साथ कौन है? सावित्री ने कहा, मामा जी, ये मेहदी खान है। इसने मुझे इन गुंडों के जंगल से निकाला है जो मुझे अगवा करके ले गए थे। अगर मेहदी जी मेरी मदद न करते तो भगवान जाने अब तक मेरा क्या हाल हो चुका होता। मामा जी ने शेर खान से हाथ मिलाते हुए कहा, भगवान आपको खुश रखे, आपने हमारे ख़ानदान पर बड़ी कृपा की महाराज। सावित्री की मामूजाद बहन का नाम लीला था। लीला ने कहा, सावित्री, पहले तुम जल्दी से दूसरी साड़ी पहन लो, फिर मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सावित्री की ममानी ने शेर खान से कहा, भैया तुम भी मुँह हाथ धो लो। सावित्री के मामा जी ने शेर खान से कहा, भाई जी, तुम्हारे कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, मेरी पतलून पहन लेना बेशक। शेर खान ने कहा, शुक्रिया भाई, लखनऊ जाकर बदल लूँगा। आपका घर लखनऊ में है? मामा जी ने पूछा। शेर खान बोला, जी हाँ, मैं लखनऊ के करीब ही अपने एक दोस्त की हवेली में रह रहा हूँ। दरअसल मैं मुरादाबाद से अपने दोस्त के यहाँ आया था। आपके दोस्त क्या करते हैं? मामा जी ने पूछा। शेर खान ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। बात यह है, मेरा दोस्त बड़ा अच्छा शिकारी है और मुझे शिकार का शौक़ है। मैं शौकिया शिकार खेलता हूँ। कभी कभी मुरादाबाद से अपने दोस्त के पास लखनऊ आ जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर जंगल में शिकार खेलने चल देते हैं। बस यही मेरा और मेरे दोस्त का शौक़ है। इस दफ़ा हम जंगल में शिकार खेलते हुए काफ़ी आगे निकल गए और रास्ता भूल बैठे और बदकिस्मती ये हुई कि शाम का वक्त था। अचानक एक तरफ से रीछ निकल आए। हमने इस पर बंदूक के फायर भी किए, लेकिन रीछ ने भागने के बजाय हम पर हमला कर दिया। इसके बाद हम दोनों भाग उठे, मेरा दोस्त एक तरफ को और मैं दूसरी तरफ।
बस इसके बाद हम एक दूसरे से बिछड़ गए। जंगल में रात हो गई। मैं एक तालाब के किनारे जंगली दरिंदों के डर से दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। फिर मुझे सावित्री जी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इन्हें गुंडे पुजारी राम तुलाई की गुफा में बांध कर चले गए थे। मैंने जल्दी जल्दी इनकी रस्सियाँ खोली और इन्हें साथ लेकर जंगल में चल पड़ा। असल में अब सावित्री जी मेरी गाइड बन गई। इन्हें जंगल का दरिया के घाट की तरफ जाने वाले रास्ते का कुछ अंदाजा था। चुनाचा हम रात भर जंगल में चलते रहे और सुबह दरिया पार पहुंच गए। फिर वहां से एक कश्ती में सवार हुए और आपके घर आ गए। सावित्री का मामा दुबला पतला अधेड़ उम्र का हिंदू था। सर के बाल उड़े हुए थे और आंखों में बड़ी अय्याराना सी चमक थी। वो बड़ी दिलचस्पी और पूरे यकीन के अंदाज में कमांडो शेर खान की गुफ्तगू सुन रहा था। जब शेर खान ने अपनी बात ख़त्म की तो सर हिलाते हुए तहसीन आमेज़ लहजे में बोला, महाराज आप बड़े बहादुर नौजवान हैं। आप न होते तो हमारी बच्ची कभी अपने घर वापस नहीं आ सकती थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।